हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 24, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिफेक्ट ऑफ इमेजेस। तो आप अपना चैनल फिजिक्स एब्रिज्ड खोल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। इसके पहले आपने डिफेक्ट ऑफ आइज पढ़ा था, जो आँख में दृष्टि दोष होता है, वो आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 22 और 23 में। आज आपको बताएंगे हम कि इमेज में भी डिफेक्ट होता है। क्या डिफेक्ट होता है? तो देखिए, जो ये डिफेक्ट ऑफ इमेजेज है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्रेशन भी कहते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड by lens is imperfect known as एब्रेशन बोलते हैं। तो ये इमेज फॉर्म बाय लेंस इज इम्परफेक्ट नोन एज एब्रेशन। तो ये जो एब्रेशन है, इसका मतलब है डिफेक्ट ऑफ इमेज से। इमेज डिफेक्टिव कैसे होती है? इमेज जब कलर्ड बन जाती है तो वो ब्लर्ड होती है, वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो उसी को हम कहते हैं कि इमेज में डिफेक्ट है, और उसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं? एब्रेशन। तो एब्रेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, देखिए, इसको कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, और दूसरा होता है, इसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। ये जो क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, ये किसके कारण होता है? रीजन है इसका। रीजन देखेंगे इसका, अगर आप वाइट लाइट डालेंगे ऑब्जेक्ट में, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा लेंस से या मिरर से, तो वो जो है कलर्ड और ब्लर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए रीजन क्या है? वाइट लाइट। अगर आप एक ही कलर की लाइट ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो उससे भी इमेज जो है आपकी वो डिफेक्टिव होती है, उसमें भी आपका एब्रेशन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि शेप होती है लेंस या मिरर की, वो भी एक कारण है इसके एब्रेशन के। तो इसमें देखिए कई प्रकार के एब्रेशन होते हैं। एक तो होता है स्फेरिकल एब्रेशन। ये आपके कोर्स में है, और क्रोमैटिक एब्रेशन भी कोर्स में है। यही आपको पढ़ाए जाएंगे। होते तो कई हैं, और जैसे एक होता कोमा, डिस्टॉर्शन, एक होता कर्वेचर। ये डिफेक्ट के टाइप है मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन के। और एक होता है एस्टिग्मैटिज्म होता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो ये मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनका रीजन क्या है?
इनका रीजन है शेप ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। अब ऑप्टिकल सिस्टम में कौन कौन से आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं लेंस एंड मिरर। ये ऑप्टिकल सिस्टम है। लेंस और मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके शेप के कारण ये 5 प्रकार के एब्रेशन होते हैं। इनको मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की लाइट जब आप डालेंगे तो ये 5 प्रकार के एब्रेशन डेवलप होते हैं। व्हाइट लाइट मतलब विबग्योर से मतलब है, विजिबल लाइट से इसको विबग्योर। तो आइए देखते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है। तो देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन देखिए, हम लेंस में आपको बताएंगे कि लेंस में आप देखते हैं कि जब व्हाइट लाइट आप डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लेंस पर इंसिडेंट होती है और इस तरीके से ये यहाँ पर 2 जगह, ये मेनली 2 जगह फोकस होगा इसका। हो गए तो 7 पर हम विबग्योर में से वायलेट और रेड का ही फोकस यहाँ दिखा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिखाएंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा और समझ में भी आपको नहीं आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम एक ही दिखाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए हमारा कौन सा कलर की लाइट है, वायलेट कलर की लाइट है, ये सेपरेट हो गई। इसी प्रकार से रेड पर जो है फाइनली जो है वो रेड लाइट फोकसित होती है। ये देखिए रेड लाइट फोकस हो गई, इसको हम R से मार्क कर रहे हैं यहाँ पे रेड लाइट। तो आप देख रहे हैं कि जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वायलेट के फोकस पर, उसको सराउंड कर रहा कौन सा कलर? रेड कलर सराउंड कर रहा है और इसलिए ये इमेज ब्लर्ड हो जाता है। ये वायलेट से लेके रेड तक यहाँ बहुत सारी रेज रहेंगी तो ये ब्लर्ड हो जाता, सही से दिखता नहीं है। इसी प्रकार से आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वायलेट कलर है यहाँ पर, ये देखिए वायलेट कलर है, ये रेड इमेज के सराउंडिंग में कलर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कलर जो है सुपरिम्पोज कर जाते हैं और इसलिए रेड कलर का जो इमेज बन रहा है वो भी ब्लर्ड होता है। तो कलर्ड एंड ब्लर्ड जो इमेज बन रही है वही है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि when image formed in white light by
सिंगल लेंस is colored and blurred, colored and blurred, colored and blurred। ये कलर्ड एंड जो ब्लड आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अब आप देखिए कि क्रोमेटिक एब्रेशन दो प्रकार का होगा। एक तो आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको हम LCA से डिनोट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। एक होता लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो लैटरल क्या होता है कि जो ये मेन एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में जो वायलेट और रेड कलर का इमेज बनता है उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ही जो है लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन से। तो अगर आप देखें तो वायलेट से रेड ये इनिशियल इमेज है और ये फाइनल इमेज है, इसके बीच में 7 इमेजेस जो है होती है टोटल विबग्योर के हिसाब से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है कलर्ड एंड ब्लड, ये कलर्ड एंड जो ब्लड आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अब आप देखिए कि क्रोमेटिक एब्रेशन दो प्रकार का होगा। एक तो आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको हम LCA से डिनोट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। एक होता लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो लैटरल क्या होता है कि जो ये मेन एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में जो वायलेट और रेड कलर का इमेज बनता है उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ही जो है लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन से। तो अगर आप देखें तो वायलेट से रेड ये इनिशियल इमेज है और ये फाइनल इमेज है, इसके बीच में 7 इमेजेस जो है होती है टोटल विबग्योर के हिसाब से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है यही है LCA यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन यही है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो देखिए LCA इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा FR माइनस का FV, और FR माइनस FV डिफरेंस करेंगे तो इसको हम लोग किससे लिख लेंगे, माइनस का DF से। देखिए आपने DR से सब्ट्रैक्ट कर रहा, FR से FV को सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है। मतलब जो DF होता है वो DV माइनस DR होता है, सॉरी FV माइनस FR होता है, ये होता है। ओके, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी जितना ही ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, ये लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा एब्रेशन बढ़ता चला जाएगा। जितना ये कम होगा, अगर ये
जीरो हो जाए तो कोई क्रोमेटिक एब्रेशन इसमें नहीं है। तो आइए हम इसका रिमूवल कैसे करेंगे, हम इसका रिमूवल पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ये चलिए 1 हो गई हमारी। तो अब रिमूवल देखिए इसका, रिमूवल के लिए हमको देखिए, आपने यहाँ सिंगल लेंस यूज किया है वर्ड, यहाँ रिमूवल में हमको डबल लेंस लेना पड़ेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस लेना होगा। तो रिमूवल कैसे होगा, बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लेंस लेना पड़ेगा, पेयर ऑफ लेंसेस लेंगे आप। और उसमें से देखिए एक कैसा रहेगा, एक कन्वर्जिंग होगा और दूसरा डाइवर्जिंग होगा। इस तरीके से ये दो लेंस होंगे, एक की फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका रिमूवल देख रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला देखिए, एक लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला आपने पढ़ा μ-1 1/r1 - 1/r2 होता है। ओके, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसको हम 2 मान लें, तो डिफरेंशिएट क्या आएगा, df/f² माइनस का df/f² इक्वल टू क्या हो जाएगा, dμ, और ये कांस्टेंट रहेगा 1/r1 - 1/r2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं लेंस की। ओके, तो अब दूसरा इसको देखिए थर्ड कर दें और थर्ड में से 2 को डिवाइड कर दें, 3/2 देखिए क्या मिलता है आपको, ये मिलेगा -df/f इक्वल टू dμ/μ-1, ये मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओमेगा, क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, -df/f, ये ओमेगा हो गया। तो माइनस का df क्या आ गया, ओमेगा इंटू f, यानी कि ये जो LCA है -df, ये किसके बराबर है, ओमेगा f के बराबर है। तो इस इक्वेशन को नाम रख दीजिए 4, यानी ये जो लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन है, ये क्या है कि लेंस की डिस्पर्सिव पावर और उसकी फोकल लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लेंस के डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर, और f उसकी फोकल लेंथ है लेंस की, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आइए देखिए इसमें इसके पहले हम ये समझ लें कि देखिए ये सिंगल लेंस से क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों होता है। उसका कारण है व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट से अलग अलग क्यों फोकसित होती हैं, इसका जो रीजन है वो रीजन भी समझ लीजिए। क्या है रीजन इसका, अगर आप देखेंगे रीजन, तो रीजन में आपको क्या मिलेगा, देखिए फार्मूला आपने 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2
ये देखिए ये R1 इसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है और लेंस की R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो ये फोकल लेंथ का फार्मूला। अब आप देखिए कि जो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं तो 7 कलर्स का हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो म्यू वी आपको मालूम है कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर से अगर कंपेयर करें, इनिशियल और फाइनल कलर ही हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ उस कलर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेड कलर की जो फोकल लेंथ है म्यू वी इज लेस देन, वायलेट कलर का क्या ज़्यादा होता है, हाँ ये ज़्यादा होता है, तो एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी हो गया। रेड कलर की फोकल लेंथ वायलेट से ज़्यादा होगी क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो रेड कलर की फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देखिए ये रेड कलर की फोकल लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखिए ये एफ आर है, ये एफ आर है और ये एफ वी है। वायलेट की फोकल लेंथ कम और रेड की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अलग अलग कलर की फोकल लेंथ जब अलग अलग होंगी तो सब अलग अलग जगह पर फोकसित होंगी, तो एक ही ऑब्जेक्ट के कई इमेज बन जाते हैं और वो भी कलर्ड बनते हैं और अदर कलर्स से वो सराउंड कर जाते हैं, तो इमेज हमारी कलर्ड और ब्लर्ड हो जाती है। ठीक है ना। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन का रीजन है। अब देखिए इसका हम रिमूवल कैसे करते हैं, आइए इसके रिमूवल पे ध्यान दें हम। एक होता है एक्रोमैटिक लेंस। एक्रोमैटिक लेंस क्या होता है, जो इस एब्रेशन को रिमूव कर दे। कौन से एब्रेशन को, LCA को, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए जो लेंस होगा उसी का नाम है एक्रोमैटिक लेंस। एक्रोमैटिक लेंस में 2 लेंस होते हैं, एक होगा आपका कन्वर्जिंग और दूसरा हो जाएगा डाइवर्जिंग इमेज लेंस होगा। और दोनों में क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइए इसको देखते हैं। तो 1/, इनको जब कंबाइन करेंगे आप बाय कंबाइनिंग 2 लेंसेस, तो इनका कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। पार्शियली इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यह आ जाएगा -df/f² = -df1/f (-df2/f2²). ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। हो सकता कुछ छात्रों को समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे डिफरेंशिएशन होता है, तो मैथ्स में ये चीज़ें सब पढ़ाई जाती हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है पार्शियल। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर DF 0 हो जाए, यानी कि जो हमारा इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ कैपिटल F है, अगर इसमें DF 0 हो जाए तो ये लेंस हमारा एक्रोमैटिक लेंस हो जाए। तो देखें, पुट DF = 0 रख दिया, तो ये क्या आ गया,
df1 अपान f1 स्क्वायर प्लस df2 अपान f2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है। यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा टर्म 0 हो गया। ये दोनों माइनस के प्लस के हो गए। अब देखिए df की वैल्यू आपने पढ़ रखा, df इज इक्वल टू ओमेगा एफ। अब चूंकि दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2 है। तो df1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये ओमेगा 1 f1 अपान f1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 f2 अपान f2 स्क्वायर। देखिए एक f2 स्क्वायर से कट गया, एक f1 स्क्वायर से कट गया, तो ये क्या बचा आप देखिए इसको, ओमेगा 1 अपान f1 प्लस ओमेगा 2 अपान f2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। इसको अपने ढंग से लिख लीजिए, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2, एक तरफ ओमेगा हो जाएगा, एक तरफ f1 f2 हो जाएंगे। तो ये आ गई कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक लेंस। क्या हो गई ये कंडीशन ऑफ, ये जो df इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये काहे के लिए लिखा है, फॉर एक्रोमेटिज्म, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन दूर हो जाए। फॉर एक्रोमेटिक df आपका 0 हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म आ गई, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिज्म, ये कंडीशन आ गई। देखिए इसमें, देखिए ये कंडीशन क्या बता रही है, इसकी कुछ केसेस आप समझ लीजिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लें, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस f1 अपान माइनस f2। ये है कंडीशन आपकी एक्रोमेटिज्म की। ओके, तो आप देखिए ज़रा इसमें, देखिए नंबर 1, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर हम बराबर ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, यानी कि दोनों जो लेंस आपने लिया है क्रोमेटिक लेंस में, दोनों सेम मटेरियल के हों, तो सेम मटेरियल के होंगे तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस f2 हो जाएगा। और जब दो फोकल लेंथ इक्वल हो जाएंगी और अपोजिट नेचर की हो जाएंगी, तो जो कंबाइंड लेंस होगा हमारा, तो उसकी फोकल लेंथ कैपिटल F क्या आ जाएगी, देखिए इस तरीके से देख लीजिए, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। अब ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो 1 अपान F क्या हो जाएगा, 0, तो F क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कंबाइंड जो एक्रोमेटिक लेंस नहीं रहेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो कंबाइंड लेंस जो आपने बनाया है, कंबाइंड लेंस विल बिहेव एज ए ग्लास प्लेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों लेंस जो हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग मटेरियल के होने चाहिए, सेम मटेरियल के नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्पर्सिव पावर है, पॉजिटिव होते हैं। तो F1 F2 क्या होने चाहिए, फिर F1 F2 निगेटिव
एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रहा है इस साइन के अनुसार। ओके, इससे ये पता चलता है कि एक लेंस जो है कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, डाइवर्जिंग होना चाहिए। ओके, तो F1 एंड F2 must be of opposite nature। अपोजिट नेचर का मतलब क्या है, दैट इज one should be converging and other should be diverging। और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस हो। तो जो डबलेट है, डबल लेंस है, उसमें एक कन्वर्जिंग हो मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस हो, दूसरा कॉनकेव लेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी फॉर एक्रोमेटिक लेंस। ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तीसरा पॉइंट आप देखिए कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो ये आपका लेंस है एक्रोमेटिक लेंस, ये कन्वर्जिंग यूज में ज़्यादा होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग का यूज कम है। तो कन्वर्जिंग का यूज क्या है कि फॉर कन्वर्जेंट एक्रोमेटिक लेंस फॉर कन्वर्जेंट एक्रोमेटिक लेंस क्या होना चाहिए, देखिए FC इज लेस देन FD होना चाहिए। देखिए जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसी नेचर का आपका जो है कंबाइंड लेंस का भी वही नेचर होगा। तो अगर आप कन्वर्जेंट चाहते हैं कि एक्रोमेटिक लेंस, तो कन्वर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस बात को खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हमको डाइवर्जेंट एक्रोमेटिक लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑप्टिकल सिस्टम में। हमको हमेशा कन्वर्जेंट एक्रोमेटिक, चाहे टेलीस्कोप में हो, चाहे माइक्रोस्कोप में हो, चाहे कैमरे में हो, चाहे किसी में हो, ऑप्टिकल सिस्टम में हो, तो हमें किसकी कम होनी चाहिए फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस की। यहाँ पर FC क्या है, FC इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर कम होगी तो फिर वो जो एक्रोमेटिक लेंस होगा, कंबाइंड लेंस होगा, जो डबलेट लेंस होगा, वो हमारा कन्वर्जेंट नेचर का बनेगा। ओके, अब देखिए FC इज लेस देन FD अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इस फार्मूले के हिसाब से देखिए ओमेगा C अपान ओमेगा D इज इक्वल टू माइनस का FC अपान FD। इस फार्मूले के अनुसार 1 को हमने क्या मान लिया, कन्वर्जिंग, 2 को मान लिया डाइवर्जिंग। तो इस फार्मूले को इस तरीके लिख ली। अब इसमें FC इज लेस देन FD है तो ओमेगा C भी क्या होगा, ओमेगा C इज आल्सो लेस देन ओमेगा D आएगा। यानी कि आपने क्या देखा, कन्वर्जेंट एक्रोमेटिक लेंस के लिए FC और ओमेगा C दोनों ही
कम होने चाहिए, किससे? डाइवर्जिंग से। तो फोकल लेंथ एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ convex lens should be less than lesser than concave lens। ये दोनों कम होने चाहिए। अब आइए जरा ग्लास के बारे में स्टडी करें। देखिए ग्लास जो है लेंस काहे का बनता है? ग्लास का। ग्लास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा नाम, क्राउन एंड फ्लिंट। ये ग्लास की वैरायटी है, आप देख के नहीं समझ सकते। क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, इसका जो ओमेगा होता है वो नियरली 0.02 होता है, और इसका फ्लिंट का ओमेगा कितना होता है? ये नियरली 0.03 होता है। तो देखिए अगर हमें कन्वर्जेंट एक्रोमेटिक लेंस बनाना है, कन्वर्जिंग नेचर का एक्रोमेटिक लेंस बनाना है, तो उसके लिए हमको किस मटेरियल का कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहिए? फिर क्राउन का बनाना चाहिए। अभी आपने पढ़ा FC ओमेगा C जो है ये कम होने चाहिए। तो कम किस ग्लास का होता है? क्राउन का कम होता है ओमेगा। तो हमें क्राउन का जो है वो क्या यूज करना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। और फ्लिंट का क्या यूज करना चाहिए? वो डाइवर्जेंट लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये आपको जो है जनरली क्या होता है कि न्यूमेरिकल में क्या करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल की भी यहीं पे डिस्कस कर लें हम लोग। न्यूमेरिकल इसमें कैसे आता है? न्यूमेरिकल की बात अगर हम करें तो उसमें क्या करेंगे कि जो एक्रोमेटिक लेंस है उसकी डिस्पर्सिव पावर का रेशियो दे देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने रेशियो दे दिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो जो है 2:3 का है, और कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ 150 दे दिया। तो अब बताइए F1 F2 की वैल्यू क्या होगी? ये न्यूमेरिकल इसमें जो है कॉमन न्यूमेरिकल है, यही एक न्यूमेरिकल है बस। बाकी छोटा मोटा का कोई मतलब नहीं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो 2/3 है, तो F1 F2 का रेशियो क्या होगा? यही उसका रेशियो होगा। सीधी बात है, कंडीशन ये बता रही, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि कंडीशन के हिसाब से देखिए ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस F1 अपान F2। तो ओमेगा 1 अपान ओमेगा टी की वैल्यू, और जो ये F है 150, देखिए 150 माइनस का नहीं दिया है। दो बातें, जो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ देगा, यानी कि जो एक्रोमेटिक लेंस की फोकल लेंथ देगा, तो उसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग नेचर का है। और वैसे वो लैंग्वेज में भी लिख देते हैं कि हम कन्वर्जिंग, कंबाइंड लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसमें ये ऊपर वाला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही जो है ओमेगा कम होता है। ओके, और इस तरीके से ये आपने देखिए 2/3 दिया, तो ये माइनस F1 अपान F2 क्या आ गया? 2/3। तो F1 F2 क्या आ गया? F1 अपान F2 इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ गया ये।
ओके। अब यहाँ पर क्या है कि कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला लगाइए। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अच्छा ये रहेगा कि f1/f2 की, देखिए चाहे तो आप इसको जो है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये f1 f2 का दिया है मान, तो आप यहाँ पे f1 f2 बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, f1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो f1/F इज इक्वल टू 1 प्लस f1/f2, ये देखिए आ गया। तो ये हो गया 1 माइनस f1 f2 की वैल्यू हमने 2/3 रख दिया, तो ये आ गया 1/3। तो f1/F इज इक्वल टू 1/3। तो f1, दिस इम्प्लाइज दैट f1/F आप रख दीजिए 150 1/3। तो f1 कितना आ गया, देखिए 150/3, ये आ गया 50। तो जब एक 50 आ गया तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, ये इससे है कि नहीं, ये 75 हो जाएगा भाई। 2 और 3 का रेशियो है, तो ये 25 2 जा 50, तो 25 3 जा ये 75 हो जाएगा। ओके। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और दूसरा जो 75 वाला होगा वो कॉन्केव लेंस हो जाएगा। तो बस यही एक न्यूमेरिकल है इसमें, दूसरा नहीं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, एक्रोमेटिक लेंस सभी जगह आपको कैसा मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा। कई जगह क्या किया, ये न्यूमेरिकल जब आया कंपटीशन में या कहीं पर भी आया, तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरह से इसको सॉल्व कर देते। बोले इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है क्रोमेटिक लेंस कौन वाला है, तो हम इसको 150 को क्या माने, पॉजिटिव माने कि नेगेटिव, जबकि उसमें भाषा में लिखा रहता है कि ये क्रोमेटिक लेंस जो है कन्वर्जिंग है। इसका मतलब 150 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके। और अगर ये निगेटिव है तो ये आप समझ लीजिए, ये अगर निगेटिव है तो ये जो 2/3 रेशियो दिया है, तो ये आपका जो है ये आपका जो है ये वाला जो है कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो जो फोकल लेंथ निकले, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो फोकल लेंथ आप निकाल डालिए ऐसे ही, ठीक है ना, एक कम होगी एक ज़्यादा होगी। अगर वो कन्वर्जिंग है तो कम वाली कॉन्वेक्स है, ज़्यादा वाली कॉनकेव है। अगर डाइवर्जिंग है तो क्या होगा, जो कम वाली है वो कॉनकेव लेंस की है, और ज़्यादा वाली जो है कॉन्वेक्स की है। तो कोई ख़ास बात नहीं ये। लेकिन कन्वर्जिंग में यहाँ आपको माइनस लगाना, डाइवर्जिंग में यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं आएगा। तो आइए हम लोग ये कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका जो क्रोमेटिक एब्रेशन है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपको केवल एक चीज़ ही ध्यान देनी है कि एक्रोमेटिक जो एब्रेशन है वो क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, और इसलिए उसकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, और इसलिए अलग अलग जगह फोकसित होते हैं। ठीक है। इसका जो आपका रिमूवल है वो एक्रोमेटिक लेंस से होगा, जिसकी कंडीशन आपने पढ़ा ω1/ω2 = -f1/f2, और इस पर जो न्यूमेरिकल आता है वो मैंने आपको बता दिया। बस एक ही न्यूमेरिकल है, दूसरा है नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है, उसका नाम है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, देखिए स्फेरिकल एब्रेशन में हम एक ही लाइट, एक कलर की लाइट यूज करते हैं, दूसरे कलर की नहीं यूज करते हैं। तो एक ही कलर की लाइट से जब इमेज हमारी अलग अलग जगह पर बनती है तो भी वो ब्लर्ड हो जाती है। कई इमेज जो है एक ही जगह
पास पास बन जाती हैं तो इमेज हमको सही ढंग से नहीं दिखती, क्लियर नहीं दिखती। इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन का रीजन क्या है? आइए इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन इसका है स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस और मिरर। मिरर में जो स्फेरिकल शेप होती है उसकी वजह से ये एब्रेशन आ जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन, और इसी के नाम से ही इसको स्फेरिकल एब्रेशन नाम दिया गया है। आइए फिगर से देखते हैं लेंस के लिए। देखिए इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, वो है मार्जिनल रेज एंड पैराक्सियल रेज। मार्जिनल रेज क्या होती हैं? जो अवे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अवे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका रिवर्स क्या होगा? नियर प्रिंसिपल एक्सिस जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। ओके, तो आइए देखते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। तो जो इनफाइनाइट से रेज आती हैं ये देखिए इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ पर मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज भी बना लेते हैं। ये हमारी पैराक्सियल रेज, ये पैराक्सियल रेज। तो देखिए मार्जिनल एक जगह पर फोकसित होंगी, ये मार्जिनल रेज फोकसित हो रही हैं। और पैराक्सियल रेज आगे जाके फोकसित होती हैं। ये देखिए मार्जिनल रेज जो है अलग फोकसित हो रही हैं, ये हमारी है मार्जिनल रेज, मार्जिनल, और ये है पैराक्सियल, ये भी पैराक्सियल, ये पैराक्सियल। तो यहाँ पर जो ये इमेज बन रहा है, ये इमेज है हमारा, किसका इमेज है? ये मार्जिनल रेज का इमेज है, और ये इमेज बन रहा है पैराक्सियल का। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सियल और एक होता है लैटरल। ये 2 टाइप के एब्रेशन होते हैं इसमें भी। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों इमेज जो देख रहे हैं मार्जिनल और आईपी के बीच का, ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं हम एक्सियल एब्रेशन है, एक्सियल एब्रेशन है। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक जो सर्किल बन रहा है, ये देखिए, ये एक यहाँ पर सर्किल बन रहा है, ये देखिए, ये सर्किल है, ये सर्किल,
इसको कहते हैं, ये सर्किल जितना छोटा बनेगा उतना ही हमारा लेटरल जो स्फेरिकल एब्रेशन है उतना ही कम बनेगा, और इसको कहते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ, इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। लीस्ट कन्फ्यूजन, इसकी रेडियस जितनी कम होगी, ये जो रेडियस है इसकी, ये देखिए, ये रेडियस इसकी जितनी कम होगी उतना ही हमको कन्फ्यूजन कम होगा। जितनी ज़्यादा होगी उसका कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसकी रेडियस देखिए, ये रेडियस है R, तो यहाँ पर ये एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? स्फेरिकल एब्रेशन का मेजरमेंट आप करेंगे, दोनों इमेजेज का डिफरेंस कर लीजिए, यानी IP माइनस का IM। देखिए, चूंकि आप यहाँ पे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो ये जो होंगे ये फोकस होंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FP माइनस FM, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं जो लेटरल है, लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन जो आप देख रहे हैं, ये सर्किल की मेजरमेंट से होता है। सर्किल का रेडियस ये मेजर्ड बाई रेडियस ऑफ सर्किल। ओके, ये रेडियस ऑफ सर्किल से मेजर होगा। रेडियस जितना कम होगा उतना ही जो है ये लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन उतना ही कम होगा। ओके, तो इस तरीके से अब जरा देखिए सर्किल बनाया कहाँ पर गया है, जहाँ पर पैराक्सियल और मार्जिनल दोनों कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं ऊपर, और दोनों नीचे जहाँ क्रॉस कर रही, इनके बीच में इस प्रकार का एक सर्किल बन जाता है, और उस सर्किल के साइज से हम इसका मेजरमेंट करते हैं लेटरल्स। ओके, तो इस तरीके से ये आपका स्फेरिकल एब्रेशन हुआ, और इसका रीजन आपने देखा, मेजरमेंट आपने देखा। अब आप देखेंगे इसका रिमूवल क्या है। भाई, हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, प्रॉब्लम ये। तो देखिए, रिमूवल देखिए, पहला बाय यूजिंग स्टॉपर यूज करिए आप। और वो स्टॉपर कैसे यूज करेंगे? देखिए, ये लेंस है, आपने इसमें क्या किया, एक यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया। ये देखिए, एक स्टॉपर लग गया, तो केवल जब मार्जिनल रेज ही जा रही है इसमें, तो वो एक ही जगह पर इमेज फॉर्म करेंगी। ये देखिए, इमेज बन गया। तो ये स्टॉपर है, ये देखिए, ये स्टॉपर है आपका। इसी तरीके से हम क्या करें, दूसरा देखिए, दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम स्टॉपर इस तरीके से लगा दें कि हमने मार्जिनल को रोक दिया, तो केवल इसमें पैराक्सियल रेज ही जा रही है। ये देखिए पैराक्सियल, तो ये जाकर के एक ही जगह पर फोकसित होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज बन गया ये। तो स्टॉपर का यूज करके आप जो है ये स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड, बाय यूज ऑफ लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ।
जब फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो ये दोनों मार्जिनल और पैराक्सियल ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मिलेंगी जाके, और जब बहुत ज़्यादा हो जाती तो दोनों एक ही जगह पर फोकसित होंगी। तो ये हमारा जो है रिमूव कर देगा स्फेरिकल एब्रेशन। तीसरा देखिए थर्ड में आप देख रहे हैं बाय यूज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में यूज करते हैं। ये देखिए ये आपका ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। इस तरीके से इसमें जब रेज आती हैं ये इनफाइनाइट से, ये एफओ है किसका, टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और इस प्रकार से ये इमेज फॉर्म करता है। ये टेलीस्कोप में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। माइक्रोस्कोप में देखिए उसी लेंस को इस तरीके से यूज करते हैं, पहले प्लेन वाली होती एफओ। ये किसका है, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इस तरीके से यूज करते हैं कि प्लेन वाली सरफेस पहले फेस करती है। ये देखिए यहाँ पर तो पास में ऑब्जेक्ट होता है या इनफाइनाइट होता है, तो इस तरीके से ये इमेज फॉर्म होता है ये यहाँ। ओके, तो ये यूज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। अब देखिए एक होता है क्रॉस्ड लेंस। क्रॉस्ड लेंस कैसा होता है, देखिए क्रॉस्ड लेंस कोई दूसरा लेंस नहीं है, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का म्यू है। तो अगर R1 और R2 में जो रेशियो है वो इस इक्वेशन को अगर फॉलो कर ले 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 अपान म्यू 2 म्यू प्लस 1, इस इक्वेशन को जो लेंस इस इक्वेशन यानी जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस्ड लेंस कहते हैं। और क्रॉस्ड लेंस से हमारा जो स्फेरिकल एब्रेशन है ये मिनिमाइज हो जाता है। एक होता है एप्लांटिक लेंस होता है। देखिए इसमें एप्लांटिक लेंस में क्या है, ये कैसा लेंस होता है, इसमें 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने। कौन से 3 है, एक तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कम, ये लेस देन होना चाहिए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, ये मीडियम, जैसे देखिए ये अगर हम कोई ऐसा मीडियम ढूंढ ले जो लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, और देखिए ये आपके सामने है, ये देखिए ये एक हमने यहाँ पर ऐसा मीडियम ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू एम, मीडियम रिफ्रैक्टिव,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया सराउंडिंग का। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दें, आर अपान म्यू पर रख दें, देखिए ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ये लेंस है, हमारा लेंस है, और ये एक ऐसा मीडियम हमने ढूंढ लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से ले लें, आर अपान म्यू पर, आर अपान म्यू पर अगर हम ऑब्जेक्ट ले लें, लेंस के सेंटर से आर अपान म्यू पर हम ऑब्जेक्ट को ले लें, तो देखिए किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्म होता है, ये आप देख रहे हैं। और ये पीछे प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा जाके। ओके, तो ये हमारा इमेज बनता है आई, ये कितने पर बनता है, म्यू आर पर बनता है, ये देखिए ये म्यू आर पर बनता है। तो इस कंडीशन पर जब हमारा u कितना हो, व्हेन u इज इक्वल टू आर अपान म्यू हो, v इज इक्वल टू कितना हो, म्यू आर हो, तो इस कंडीशन में ये लेंस हमारा जो है स्फेरिकल एब्रेशन को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, और ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, एप्लांटिक लेंस कहते हैं। ओके, अब आइए एक और आप देखेंगे, यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर्स। यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर्स, पैराबोलिक मिरर्स। देखिए पैराबोलिक मिरर्स आपने देखा नहीं होगा, पैराबोला की इक्वेशन होती y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम पैराबोला कहते हैं। पैराबोला में क्या, देखिए स्फेरिकल मिरर, जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, वो हम स्फेरिकल मिरर ले लें तो क्या होगा, इसमें भी आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रेज हैं वो अलग जगह पर फोकसित होंगी। ये देखिए ये IM हो गया, और पैराक्सियल रेज क्या होंगी, वो अलग जगह पर फोकसित होंगी, IP। तो देखिए फिर इसमें स्फेरिकल एब्रेशन आ गया, IP माइनस IM जो है, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम एक पैराबोलिक, देखिए पैराबोलिक मिरर कैसे बनाते हैं, ये देखिए इसको इस प्रकार से लेते हैं, यूं, अरे यार, ये देखिए हम पैराबोलिक मिरर इस तरीके का लेते। तो जब इस शेप में हम लेंगे मिरर को, तो सारी रेज चाहे वो मार्जिनल हो, चाहे वो पैराक्सियल हो, सारी रेज जो है वो एक ही जगह पर फोकसित होंगी। देखिए
ये सब एक जगह पर फोकसित हो। तो देखिए इसमें कोई हमारा जो है ये पैराबोलिक मिरर है, हमारा पैराबोलिक मिरर है, पैराबोलिक मिरर, इसका नाम है पैराबोलिक मिरर। यही इस इक्वेशन के हिसाब से होता है। और स्फेरिकल जो होता है उसकी इक्वेशन आप जानते हैं x² + y² = a² होता है। मतलब पूरी तरीके से ये स्फीयर का एक भाग होता है। तो इस तरीके से हम पैराबोलिक मिरर का अगर यूज करते हैं तो इसमें आपको स्फेरिकल एब्रेशन नहीं मिलता है। तो हम मिरर्स की जगह जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसको हमने बताया था आपको कि वहाँ पे पैराबोलिक मिरर का यूज किया गया। ओके, लेंसेस, टू थिन लेंसेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कंबाइंड लेंस करते हैं तो हमारे दिमाग में कांटेक्ट वाली बात आती है कि दो लेंस हमेशा कांटेक्ट में ही होते हैं। कांटेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। बट एक केस ये भी है कि जब टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d होते हैं तो ये बहुत काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। अगर टू लेंस की हम सेपरेशन यानी डिस्टेंस जो है इनके बीच का इतना ले लें कि दोनों लेंसों की फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर ले लें तो इससे हमारा स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमाइज हो जाए। इसी से देखिए हम क्रोमेटिक एब्रेशन भी मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? कि जो दो लेंस आपने लिए हैं, एक का ω1 और ω2 डिस्पर्सिव पावर है, तो अगर हम इनके बीच का सेपरेशन इतना ले लें इस फार्मूले के हिसाब से ω1 f1 + ω2 f2 अपान ω1 + ω2, तो हम क्रोमेटिक एब्रेशन को भी क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी है कि सेम मटेरियल के भी लेंस हो सकते हैं। ω1 अगर ω2 के बराबर हो तो फिर हम क्या करें? सेम मटेरियल वाले लेंसों के लिए हम सेपरेशन d = f1 + f2/2 ले लें तो हमारा एक क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।